फर्स्ट आपका डाउट है कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ मोनोटोनियस, ये बोल रहे हैं ना। देखो वो क्या बोल रहे हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग की लिमिटेशन है कि कुछ लोगों का ये मानना है कि कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ बोरिंग, बिकॉज एक ही टाइप का आपको काम करना है, कॉस्ट को रिकॉर्ड करना कि किस प्रोडक्ट की या किस मटेरियल की कितनी कॉस्ट, लेबर की कितनी कॉस्ट, ओवरहेड की कितनी कॉस्ट, मीन सिर्फ कॉस्ट को आइडेंटिफाई करना और उसको रिकॉर्ड करना। बोरिंग सा काम है, एक जैसा काम है, कुछ भी उसके अंदर इनोवेशन नहीं है, इन्वेंशंस नहीं है। तो कुछ लोगों का ये मानना है। बट जो लोग कॉस्ट अकाउंटिंग की इम्पोर्टेंस समझते हैं, जो इसके फेवर में है, वो लोग ये कहते हैं कि जो लोग ये कह रहे हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ सो बोरिंग, कि एक जैसा काम करना है, मोनोटोनियस हो जाता है, वो गलत है। बिकॉज कॉस्ट अकाउंटिंग में एक ही काम को करने के डिफरेंट मेथड्स बताए गए हैं। आपको हर मेथड्स को अप्लाई करना चाहिए। एक्सपेरिमेंटल लेवल की कॉस्ट अकाउंटिंग की डिफरेंट मेथड्स आपको दे रखे किसी भी काम को करने के लिए। तो जब आप डिफरेंट मेथड से कोई काम करते हो तो डेफिनेटली इट इज़ इंटरेस्टिंग, इट इज़ नॉट मोनोटोनियस। ये वो लोग कहते हैं जिन्होंने कॉस्ट अकाउंटिंग को नहीं पढ़ा, नहीं समझा, जिनको उनके मेथड्स के बारे में नहीं पता। कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ वेरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज दे आर सो मैनी मेथड्स फॉर डूइंग अ सिंगल जॉब। तो आपके पास डिफरेंट मेथड्स है जिनको आप अप्लाई करके अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हो। तो इट इज़ नॉट ए मोनोटोनियस जॉब। सेकेंड डाउट पूछे किसी ने, सिमिलरिटी के अंदर हाउ इट इज़ स्पोर्टिव सब। हाँ, यस, कॉस्ट अकाउंटिंग हम एज ए सप्लीमेंट्री टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग कह रहे हैं। क्यों? फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट दे देता है, बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस बता दिया उसने, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बता दी, बट वो हमें ये नहीं बता रहा कि एक पर्टिकुलर सेगमेंट की क्या कॉस्ट पड़ी है, उस पर्टिकुलर सेगमेंट या पर्टिकुलर आइटम को बनाने में क्या कॉस्ट पड़ी है। अगर हमें वो भी पता चल जाए, हमारे 4 सेगमेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस कह रहे हैं कि बहुत प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस में, लेकिन अगर हमें अलग अलग सेगमेंट की भी प्रॉफिट एंड लॉस पता चल जाए, अलग अलग सेगमेंट की कॉस्ट पता चल जाए, तो हम अपने प्रॉफिट्स को और ज़्यादा एनहांस कर सकते हैं। जैसे 4 सेगमेंट में से मुझे ये पता चला कि 3 सेगमेंट तो बहुत प्रॉफिट कर रहे हैं, लेकिन 4 सेगमेंट से मुझे लॉस हो रहा है। P&L में तो प्रॉफिट आ जाएगा कि प्रॉफिट हो रहे हैं, बट कॉस्ट मुझे बता रहा है कि इस सेगमेंट से आपको लॉस हो रहा है। तो अगर मैं उस सेगमेंट को रिमूव कर दूंगी अपनी लिस्ट से, या फिर उस सेगमेंट को इम्प्रूव करके उसको भी प्रॉफिट में ला दूंगी, तो मेरा प्रॉफिट कई गुना और बढ़ जाएगा। तो इट मीन्स वो एक सप्लीमेंट्री है फाइनेंशियल का, कि फाइनेंशियल सारी चीज़ों को अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाता। अगर हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ साथ कॉस्ट अकाउंटिंग में मैनेजर्स को देंगे, कॉस्ट अकाउंट्स बनाकर मैनेजर को देंगे, तो मैनेजर ज़्यादा अच्छे डिसीजन ले पाएंगे, ज़्यादा अच्छे से प्लानिंग कर पाएंगे। इज़ इट क्लियर? यस। एनी अदर डाउट? पूछिए फिर। ओके, ठीक है। देखो, रिकन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम ये बोल रहे हैं। आपने बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट पढ़ा होगा, BRS, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट पढ़ा है ना। उसमें आप क्या करते थे, बैंक की स्टेटमेंट को अपनी जो आपने बैंक अकाउंट बना रखा है उसके साथ रिकन्साइल करते थे। जैसे कि मैंने आज चेक डिपॉजिट करवाया, वो चेक मेरे पास बैंक के अंदर इन कैश होता है 3 दिन के बाद या 2 दिन के बाद। मैंने तो लिख दिया आज बैंक में पैसा चला गया, बैंक अकाउंट डेबिट, लेकिन बैंक अकाउंट में पैसा आएगा 2 दिन के बाद। तो हम क्या करते हैं, रिकन्साइल करते हैं। कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी होती है जो हमारी तरफ से तो यहाँ डेबिट हो जाती है लेकिन बैंक में क्रेडिट नहीं होती, या फिर हमारी तरफ से यहाँ क्रेडिट हो जाती है लेकिन बैंक में डेबिट नहीं होती। जैसे आपने किसी को चेक काट के दे दिया 10,000 का, अब आपने तो आज ही बैंक अकाउंट क्रेडिट कर दिया कि आपके पास से पैसे बैंक में से चले गए, लेकिन उस पर्सन ने अभी तक वो चेक डिपॉजिट ही नहीं करवाया अपने अकाउंट में। तो इट मीन्स आपका बैंक अकाउंट का बैलेंस एज इट इज़ पड़ा हुआ है, वो डिडक्ट नहीं हुआ। तो उसके लिए हम बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते थे।
ताकि हमें एग्जैक्टली रिकंसाइल होके पता चल जाए कि हमारी कौन कौन सी ऐसी आइटम्स है जो बैंक से रिड्यूस होने वाली है और कौन सी ऐसी आइटम है जो बैंक में जमा होने वाली है। सेम कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर होता है। कुछ आइटम्स हमारे होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग में लिखे जाते हैं और कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में होते हैं। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, रेंट पेड, ये कुछ आइटम्स है जो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में लिख देते हैं बट कॉस्ट अकाउंटिंग में हम नहीं लिखते। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम मटेरियल लेबर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, उनकी कॉस्ट को लिखते हैं और ओवरहेड एक्सपेंसेस जो उसको आइटम को बनाने में लगे हैं। तो कुछ फाइनेंशियल नेचर के खर्चे होते हैं जो हम कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं लिखते। अगर हम नहीं लिखेंगे उनको बाद में भी तो हमारी कॉस्ट क्या होगी, कम शो करेगा और हम उसके अकॉर्डिंग प्राइस डिसाइड कर लेंगे। तो इसलिए वो कहते हैं कि हमें रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनानी चाहिए ताकि जो आइटम्स हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में लिखे हुए हैं जिनको हमने कॉस्ट में लिखना चाहिए, जो हमारी कॉस्ट का पार्ट है, उनको हम कॉस्ट में लिख सके। और कुछ खर्चे जो हमने कॉस्ट में लिखे हैं लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नहीं लिखे, उनको हमें फाइनेंशियल में लिखना चाहिए ताकि हमें एग्जैक्टली प्रॉफिट एंड लॉस का पता चल जाए। इसीलिए लास्ट में एक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाई जाती है जिसमें हम कॉस्ट शीट को देखते हैं और हम ट्रेडिंग P&L को देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी आइटम्स है जो आपकी कॉस्ट में तो आ गई है लेकिन फाइनेंशियल नेचर में नहीं आई है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आ गई है जो कॉस्ट में नहीं आए। फिर हम उनको एक रिकंसाइल स्टेटमेंट बनाते हैं जिससे कि कॉस्ट का जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो हमारे फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस के बिल्कुल इक्विवेलेंट आ जाए। इज इट क्लियर नाउ? एनी अदर डाउट बेटा किसी को किसी भी टॉपिक में? हाँ जी, यस, प्रॉब्लम इन कैलकुलेटिंग मार्जिनल कॉस्टिंग। मैंने पहले भी आपको बोला है मार्जिनल कॉस्ट मीन्स एक यूनिट कम या ज़्यादा करने से टोटल कॉस्ट में जो डिफरेंस आता है दैट इज़ योर मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, वो कह रहे हैं मार्जिनल कॉस्ट को डिटरमाइन करना दैट इज़ अ टफ टास्क। मैंने उस दिन भी आपको एग्जाम्पल दिया था। सपोज मेरे पास बहुत अच्छी मशीन है, वो मशीन 10,000 यूनिट प्रोड्यूस कर सकती है बट आज मैं मार्केट कंडीशन को देखते हुए सिर्फ और सिर्फ 7,000 यूनिट प्रोड्यूस कर रही हूँ और जब मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ तो मेरी पर यूनिट कॉस्ट 4 रुपीज़ है और मैं उसको मार्केट में सेल कर रही हूँ 5 रुपीज़ के हिसाब से। 1,000 मेरी मशीनरी प्रोड्यूस कर सकती है लेकिन क्योंकि मार्केट में डिमांड नहीं है मैं सिर्फ 700 यूनिट प्रोड्यूस कर रही हूँ और एक यूनिट को प्रोड्यूस करने का मेरा खर्चा आ रहा है 4 रुपीज़ और मार्केट में मैं उसको सेल कर रही हूँ 5 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से, राइट। अब मेरे पास कोई ऑर्डर आता है कि आप मुझे 2000 यूनिट 4.50 के हिसाब से सेलिंग प्राइस के हिसाब से आप मुझे बेच दीजिए। मेरे पास एक ये ऑर्डर आता है। अब मुझे ये देखना है क्या मुझे ये ऑर्डर एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर रिजेक्ट कर देना चाहिए। अब देखो 2000 आपको एक्स्ट्रा यूनिट बनानी है और आप जो 7000 ऑलरेडी बना रहे हो, सबसे पहले तो आप ये देखो क्या मशीन प्रोड्यूस कर सकती है। यस, क्योंकि 7000 आप बना रहे हो, 2000 एक्स्ट्रा का ऑर्डर आया जबकि आपकी मशीन कितना प्रोड्यूस कर सकती है 10,000। तो ये जो 2000 एक्स्ट्रा आपके पास ऑर्डर आया है उसको एक्सेप्ट करने की रिजेक्ट। सबसे पहले मशीन आपका प्रोड्यूस कर सकती है तो वहाँ से तो एक्सेप्ट है। अब आपको देखनी है अपनी वेरिएबल कॉस्ट। क्या आपकी वेरिएबल कॉस्ट 4.50 आती है या उससे कम आती है? अभी मैंने आपको बताया है कि 7000 यूनिट बना रहे हो तो आपकी कॉस्ट पड़ती है 4 रुपीज़ टोटल कॉस्ट। उस टोटल कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट का भी पोर्शन इंक्लूड है तो ऑब्वियसली आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट होगी वो 4 रुपीज़ से भी कम होगी। सपोज इट इज़ 3.50 तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ रही है 3.50 और आपके पास ऑर्डर कितने का आ रहा है 4.50। इट मीन्स आपके लिए 1 रुपीज़ पर के हिसाब से बेनिफिशियल है, आपको ये ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो ये मार्जिनल कॉस्ट में कह रहे हैं इस चीज़ को फाइंड आउट करना कि मेरी टोटल कॉस्ट इतनी है, वेरिएबल कॉस्ट इतनी होगी, मुझे ये ऑर्डर एक्सेप्ट करना चाहिए कि रिजेक्ट करना चाहिए। कहते हैं वो निकालना, वो कैलकुलेट करना टफ होता है, वो ये कहना चाह रहे हैं।